हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। घटना चक्र सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज इसमें पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक, जो कि यह है पार्ट 4 राजकोषीय नीति एवं राजस्व का। तो आज ये लास्ट सेशन है, आप लोग इसको लगातार पढ़ते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं घटना चक्र सीरीज इसके। तो इसमें समझ में आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस पैटर्न पे आते हैं, और इसमें आरओ एआरओ यूपीएससी पीसीएस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने शेड्यूल लगाया गया है कौन से क्वेश्चन किस टाइम पे आते हैं। इस समय आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है। आप लोग अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं राजकोषीय नीति एवं राजस्व। इसमें कुछ क्वेश्चन करा दिए गए हैं, तो चलिए उसके आगे से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, भारत का वित्तीय वर्ष 2016-17 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है। तो देखिए 2016 क्वेश्चन है, बीपीएससी का है। तो इस समय इसका लक्ष्य था 3.5%। इस समय 2021-22 में है, तो ये है 6.9% से लेकर 6.8% तक होता है। 128 नंबर क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो यह आयकर से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है। तो यह होता है स्टाम्प शुल्क। भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर सीटीटी प्रस्तुत किया गया था। तो यह था 2013-14 में। सीटीटी देखिए होता है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वस्तु लेन देन। किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था। तो यह था कालडार ने। संघ विक्रय कर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो यहाँ पे दिया है यह अंतर राज्य व्यापार पर लगाया जाता है। तो ये सही है। यह केंद्र शासित प्रदेशों पर लगाया जाता है। सही है। यह विशेष आर्थिक क्षेत्र पर लगाया जाता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र पर नहीं लगाया जाता है। तो ये गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए 1 और 2। अगला है, निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2020-21 की अनुमानित आय के स्रोत हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए यहाँ पे स्रोत है और उसके कुछ प्रतिशत दिए गए हैं। तो निगम कर है, तो निगम कर उस समय था 18%, यहाँ पे 18% है। आयकर, तो आयकर है 17%। सीमा शुल्क 4% है और केंद्रीय शुल्क 7% है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा 2, 1, 4, 3। उसके बारे में दिया है कितना कितना है। आगे देखते हैं हम लोग। भारत में केंद्र सरकार की कर आय को दो सबसे बड़े स्रोत हैं। तो कौन से स्रोत सबसे बड़े हैं। तो केंद्रीय उत्पाद और तटकर। केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, कस्टम, संघ उत्पादन शुल्क। यहाँ पे पूछ रहा है कि सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम क्या होगा। तो देखिए ये हो जाएगा पहला, और फिर हो जाएगा दूसरा, और फिर संघ उत्पादन शुल्क, फिर कस्टम। तो इस प्रकार ऑप्शन ये हो जाएगा 1, 2, 4, 3। अगला है, भारत की केंद्र सरकार की कर राजस्व के निम्न महत्वपूर्ण स्रोतों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर पूछा है सकल कर, वही घटते क्रम में बताना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा पहले निगम कर हो जाएगा, फिर आयकर हो जाएगा, फिर संघीय उत्पादन शुल्क हो जाएगा, फिर सेवा कर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन डी होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया। तो यहाँ पे था टोल टैक्स। बाकी सेवा कर, सीमा, शिक्षा। तो भारत मार्ग में टोल टैक्स भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है, यह राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, जबकि शेष तीनों भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। अगला है, भारत में सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस एक कर की प्राप्तियों में विगत 5 वर्षों में उल्लेखनीय कमी आई है। तो यह होता है उत्पाद शुल्क। भारत में कर राष्ट्रीय उत्पाद अनुपात लगभग है, तो यह है 15%। क्वेश्चन नंबर 141 है, भारत में वर्ष 2008-9 में कर जीडीपी अनुपात अनुमानित था। तो यह था 16.39%। ये 2009 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किसी देश की कर से जीडीपी में अनुपात में कमी क्या सूचित करती है। तो यहाँ पे आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, नहीं। राष्ट्रीय आय का कम सामयिक यानी इक्विटेबल वितरण। तो ये भी गलत है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। 2015 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है,
वर्ष 2013-14 में संघीय सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत था, तो यह था निगम कर का। वर्ष 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद में आयकर का हिस्सा था, तो यह था 2.1% का। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कौन सा एक कर आगम का सबसे बड़ा स्रोत है, तो यह है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। निम्नलिखित में से कौन से कर से केंद्र को वर्ष 2007-8 में सर्वाधिक आय प्राप्त हुई है, तो यह है निगम कर। नेक्स्ट है, वर्ष 2009-10 में निम्नलिखित में से संघ सरकार के कर आय का सर्वप्रमुख साधन रहा, तो यह है निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। संघीय बजट 2005-6 में प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत था, तो यह था उस समय निगम कर। नेक्स्ट है निगम कर का, तो यह है उदाहरण संघ करता है और वही पूर्णतः उसकी कंपनी स्वामी होती है, उसकी पूर्णतः वही स्वामी होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो आयकर अप्रत्यक्ष कर है, नहीं, इनकम टैक्स वो डायरेक्ट होता है। उत्पाद शुल्क केंद्र को अधिकतम कर स्रोत है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देखिए यहाँ पर है कैपिटल गेन टैक्स, तो यह होता है संपत्ति विक्रय। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, तो यह होता है फैक्ट्री निर्मित वस्तु। कस्टम ड्यूटी होता है आयात टैक्स, और कॉर्पोरेट टैक्स होता है आय, तो इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयकर के लगाने, उदाहरण करने, उद्ग्रहण करने और वितरण करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। संघ का कर लगता है, उद्ग्रहण करता है और कर प्राप्तियों का स्वयं और राज्यों के बीच वितरण करता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यह एक प्रगतिशील कर है, यह सही है। यह एक प्रत्यक्ष कर है, यह भी सही है। यह राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है, नहीं, यह केंद्र सरकार द्वारा होता है। यह एक अनुपातिक कर है, नहीं, अनुपातिक नहीं है। दो के 1 और 2 सही होता है, 1 और 2, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करता है, तो यह होता है स्टाम्प शुल्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है, तो यह होती है सीमा शुल्क, निगम कर। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है, तो यह है बिक्री कर। नेक्स्ट है, भारत सरकार के किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर एमएटी का समावेश किया गया था, तो यह किया गया था 1996-97 में। यदि IAS प्री 2097 क्वेश्चन है, 1997 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मोडवेट संबंधित है, तो यह होता है उत्पाद कर से। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है, तो यह है उत्पाद कर से। अब फिर यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य आधारित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स की विशेषता नहीं है, तो देखिए यह मूलभूत रूप से केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकारों का दायित्व इसे सफलता के साथ लागू करने का सीमित करता है, तो यही नहीं है। नेक्स्ट है, मूल्यवर्धित टैक्स लगाया जाता है, तो यह लगाया जाता है उत्पादन के अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पर। नेक्स्ट है, सैनवेट का संबंध है, तो यह होता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। वंशागत संपत्ति के बिक्री पर लगता है, तो यह लगता है पूंजी लाभ कर। नेक्स्ट है, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया, तो यह किया गया 1957 में। नेक्स्ट है, सेवा कर की वर्तमान दर भारत में कितने प्रतिशत है, तो यह है 12%। 2006 क्वेश्चन है। वर्ष 2009-10 में सेवाएं जो सेवा कर के दायरे में रही की संख्या थी, तो यह है 110। सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह प्रत्यक्ष कर होता है, तो यह प्रत्यक्ष कर नहीं होता है सेवा कर। यह अप्रत्यक्ष कर है, तो यह सही है। अगर प्रत्यक्ष नहीं होता अप्रत्यक्ष होगा तो उसमें एक सही होगा, तो दूसरा वाला सही है। यह 1994-95 की अवधि में लागू किया गया है, तो यह तीसरा भी सही है। तो इस प्रकार 2 और 3 हो जाता है, तो ऑप्शन में रहेगा 2, 3 बी। नेक्स्ट है, भारत में सेवा कर किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था, यह किया गया था 94-95 में। अगला है, भारत में अब जीएसटी स्थापित करने के लिए प्रस्तावित है। देखिए 2009 का क्वेश्चन ये है। अब तो यह लागू भी हो गया है, तो अब 1 अप्रैल 2012 को किया गया था, स्थापित नहीं हो पाया था। तो देखिए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होगा। नेक्स्ट है, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में प्रत्यक्ष करों का अंश वर्तमान में लगभग 5% है। यह 2004 क्वेश्चन है। ये अब यहाँ इसको देख सकते हैं 2020-21, 2022-23 देखते हैं। अभी हम प्रत्यक्ष कर है 5.5, अप्रत्यक्ष है 5.2, सकल दिखाने के है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने वैट प्रणाली लागू नहीं की है, तो ये किया गया है
छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का ऑप्शन डी। अगला है, दिसंबर 2005 तक भारत में कितने राज्यों ने मूल्यवर्धक कर लागू नहीं किया, उनकी संख्या है, तो यह है 7। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मूल्यवर्धित कर लागू हुआ था, तो यह हुआ था 2005 में। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू हुआ, तो यह हरियाणा में। किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में बिक्री कर लागू नहीं है, तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में समामेलन किया गया है, तो देखिए ये पंजाब नेशनल बैंक में ना होकर ये हुआ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में। दूसरा है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से संबंध केलकर समिति की उद्धृतीय रिपोर्ट ने गृह निर्माण ऋण से संबंधित छूटों की समाप्ति सहित अपनी प्रारंभिक सिफारिशें कायम रखी, तो ये सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी से हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट है, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी, तो यह किया था जेम्स विल्सन। निम्न में से कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है, तो यह करता है आयकर। नेक्स्ट है, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है शुल्क यानी सीमा शुल्क। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है, तो यह होता है आयकर। नेक्स्ट है, उत्पाद शुल्क क्या है, तो यह होता है अप्रत्यक्ष कर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, देखिए विक्रय कर नहीं, एक्साइज ड्यूटी नहीं, कस्टम ड्यूटी नहीं, संपदा कर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है, तो अप्रत्यक्ष कर बिक्री कर है, बाकी सब केंद्र सरकार लगाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनी कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, इसमें बताना है अप्रत्यक्ष कर, तो यह हो जाता है ऑप्शन बी 2 और 4, यानी कि सीमा शुल्क है, उत्पाद शुल्क है। अगला है, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, इसमें प्रत्यक्ष कर नहीं बताना है, तो देखिए आयकर तो होता है, निगम कर भी होता है, संपत्ति भी होता है, बिक्री कर नहीं होता है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा। विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है, तो यह होता है राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है अनुषंगिक लाभ कर, ब्याज कर और प्रतिभूति लेन देन कर, बताना है कौन सा प्रत्यक्ष है, तो ये तीनों ही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से किस एक का संबंध निगम की आय से नहीं है, तो यह होता है पूंजी लाभ कर, बाकी सबका है। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है, तो यह लगाती है मनोरंजन कर नहीं लगाती है, बाकी उपहार व्यक्तिगत और निगम लगाती है। 190 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में से राज्य सरकारों द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता है, तो यह लगाया जाता है निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स, बाकी सब पे राज्य सरकार लगाती है। अगला है, भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं होता है, तो यह होता है सीमा शुल्क। अगला है, शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है, तो यह लगाया जाता है राज्य सरकारों द्वारा। अगला है, कंपनी कर वह है जो लगता है, तो यह कंपनी की आय पर। भारत में मूल्य संवर्धित कर निम्नलिखित का स्थान लेगा, तो यह लेगा उपेक्ष सभी, मतलब कि विक्रय और क्रय का, प्रवेश कर और पर्यावरण कर का। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक कर समूह को जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं राज्यों के साथ बांटा जाता है, तो यह उत्पाद कर, आय कर, उपकर और तटकर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो यह किया गया था आयकर। इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन योजना के संबंध में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है, सही है। यह केंद्रीय राज्य योगदान का 75% है, तो यह भी सही है। यह राज्य का 25% योगदान है, नहीं, तो यह 25% योगदान नहीं है बल्कि 10% है, इसमें है भी नहीं। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा 1 और 2। अगला है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है, तो यह थी 10 लाख। राष्ट्रीय निवेश निधि जिसमें विनिवेश प्राप्तियां पहुंचती हैं संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय राष्ट्रीय निवेश निधि की परिसंपत्ति का प्रबंधन करता है, तो नहीं, गलत है। राष्ट्रीय निवेश निधि भारत की संचित निधि के अंतर्गत रखी जाती है, तो यह भी गलत है। कुछ परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां निधि प्रबंधकों के रूप में नियुक्त की जाती है, तो यह सही है। वार्षिक आय का निश्चित अनुपात चुनिंदा सामाजिक क्षेत्रों का वित्त पोषण करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो यह भी सही है, यानी ऑप्शन 3 और 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है,
वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना 1997 लागू की गई थी, तो यह किया गया था 1 जुलाई 1997 को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि नीति, तो इसका होगा सन 2000। और समुद्री मत्स्य नीति, तो यह हो जाएगा 2004। निवेश विदेशी व्यापार नीति, तो यह हो जाएगा 2014। सातवां वित्त आयोग, तो 1978। तो इस प्रकार हो जाएगा 3142 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है संघ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अक्टूबर 2016 में यह घोषित किया कि आय घोषणा योजना IDS 2016 के अंतर्गत 30 सितंबर 2016 तक घोषित काला धन लगभग, तो यह किया गया 65,250 करोड़ रुपए का। देखिए आरओ क्वेश्चन 2016 का। समान रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, तो यह की जाती है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंशदान निर्धारित करने के लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था, तो यह थे केसिनी योगी। अगला है भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है, तो यह है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, तो यह है अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है, तो यह किया जाता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। 208 नंबर क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है, तो यह है केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है, तो यह था 10.6% का। ये 2020 का री एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 14 नवंबर 2007 को 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया डॉक्टर विजय केलकर को। वही है केलकर साहब। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों का प्रावधान किस अवधि में से संबंध है, तो यह है 2010-15 से। 13वें वित्त आयोग की सिफारिश, तो वही है क्वेश्चन 10-15 से। फिर है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम बताना है, तो ये है डॉक्टर वाई बी रेड्डी। 10वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे, तो ये केसी पंत। देखिए चेयरमैनों का नाम याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो यह थे सी रंगराजन। फिर अगला है यहाँ पे अब चेयरमैन के अध्यक्ष के नाम को मिलान करना है, तो देखिए 9वां कौन था, तो 9वां थे इसमें NPK साल्वे। 10वां, तो 10वां थे केसी पंत। 11वां थे AM खुसरो और 12वां सी रंगराजन। तो इस प्रकार हो जाएगा 1 3 2 4 1 3 4 2 1 और 3 और 4 और 2 सही है ऑप्शन ए। अगला है योजना आयोग तथा वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर बताइए कि इनमें से कौन कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं बताना है। तो देखिए योजना आयोग और वित्त आयोग दोनों केंद्र से राज्यों को धन स्रोत हस्तांतरित करने से संबंधित संस्थाएं हैं, सही है। दोनों द्वारा की गई संतुष्टियां शासन पर बाध्य नहीं, तो ये गलत है। तो इस प्रकार ये बी से हो जाएगा। और तीसरा भी पढ़ लेते हैं। योजना आयोग एक अस्थायी संस्था है, जबकि वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, सही है। वित्त आयोग नॉन प्लान धन स्रोतों की संतुष्टि करता है, जबकि योजना आयोग प्लान संबंधी धन स्रोतों की, तो ये सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध था, तो ये था करों से यानी टैक्स। नेक्स्ट है भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 के उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की है, तो यह है केलकर समिति। जिस नवीनतम कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसे जाना जाता है, तो यह है केलकर समिति के नाम से। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान निम्नलिखित की अनुशंसा पर दिया जाता है, तो ये वित्त आयोग द्वारा। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कौन सा एक कर केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती है, तो यह है तट कर। फिर 10वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में से राज्यों को वितरण हेतु प्राप्त होगा, तो यह है 29%। फिर 11वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि संघ द्वारा एकत्रित करों की धनराशि में राज्यों का वितरण योग्य अंश होगा, तो यह है 29.5%। फिर 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय
सरकार के बांटे जाने वाले करों में राज्यों का प्रतिशत है, तो ये 30.5% है, ऑप्शन सी हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 13वें वित्त आयोग की संतुष्टियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम कितना प्रतिशत होगी, तो यह है 32%। 13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय कर राजस्व को राज्यों में कितने प्रतिशत बांटने हेतु संतुष्टि की गई है, तो यह है 32%। 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित है कि केंद्र एवं राज्यों का संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2014-15 तक होना चाहिए, तो यह है 68%। फिर है निम्नलिखित में से किस एक को भारत को 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की सृजित आय को राज्यों के मध्य बंटवारे की संतुष्टि करते समय सर्वाधिक भार दिया है, तो यह है वित्तीय क्षमता अंतराल। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है, तो यह है आयोग की अनुशंसाएं 2020-25 के 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी, तो यही गलत है। बाकी भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया, सही है। श्री NK सिंह के इसके अध्यक्ष थे, ये भी सही है। आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी गलत है, तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो देखिए इसमें है इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42 कर दिया है, सही है। इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े सेक्टर स्पेसिफिक अनुदानों से संबंधित सिफारिशें की हैं, तो ये गलत है। इस प्रकार ऑप्शन एक सही होगा, ये हो जाएगा। 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाले मात्रा का प्रतिशत है, तो यह है 42%। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है, तो यह है 42%। 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2009-10 तक केंद्र एवं राज्यों का राजस्व घाटा होना चाहिए, तो यह है 0%। फिर अप्रवासी सत्रों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें बताना है। तो यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है, गलत है। यह विज्ञापन सेवाएं देने वाली अप्रवासी सत्व अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट द्वारा कर सकते हैं, तो ये भी गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 236 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं 13वें वित्त आयोग को सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। पहला है वस्तु एवं सेवाओं पर टैक्स लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संपालन से संबंध क्षतिपूर्ति पैकेज है, सही है। भारत के जननायकी लाभांश के अनुरूप अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियां सृजन करने की योजना है, ये गलत है। केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण है, ये सही है। इस प्रकार 1 और 3 देखिए, 1 और 3 ऑप्शन में कौन सा है, 1 और 3 ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन सी सही है। IAS 2012 क्वेश्चन है। अगला है, इसमें मिलाना है समितियां और अध्यक्ष कौन थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों का निवेश, तो यह थे सी रंगराजन। औद्योगिक रूढ़ता, तो यह है ओंकार स्वामी, ऑप्शन बी हो जाएंगे। फिर है कर सुधार, तो कर सुधार हो जाएंगे RJ चलैया। और फिर बीमा क्षेत्र में सुधार, तो ये हो जाएंगे RN मल्होत्रा। तो इस प्रकार बी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 4, 2, 1, 3। पहले देखते हैं 238 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर है जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके सदस्य हैं, सही है। इसे इसमें निर्मला सीतारमण जी कहती हैं। जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई नीति को देहली निर्धारण भी करेगी, तो ये भी सही है। राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा यदि वे ऐसा चाहें तो, नहीं तो ये गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल में हुए कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिश पर हुए थे उसके कौन था, तो ये चलैया, ये 1995 क्वेश्चन है। चलैया समिति संबंध थे, तो ये संबंधित थे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से, 1994 क्वेश्चन है।
किस समिति ने धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत खत्म करने की सिफारिश की थी? तो ये किए थे केलकर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य है, तो यह है 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ पे। फिर है, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है, तो यह है नवीन अध्यक्ष कर नेटवर्क से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्टार्टअप्स की विशेषता आवश्यकता को पूरा किया जाता है, तो यह किया जाता है दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषक के माध्यम से, उपरोक्त सभी है। ऑप्शन डी हो जाता है। धनी अधिक धनी होते जा रहे हैं और निर्धन अधिक निर्धन, यह जानने के लिए किस बात की तुलना करना आवश्यक है? तो यह है कि इसमें विविध अवधियों में समरूप वर्ग के आय अदाताओं की आय वितरण की। ऑप्शन बी हो जाएगा। व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन अन्य भिन्न है? तो यह है इंदिरा गांधी विकास पत्र, बाकी सब ऐसे ही है। निम्नलिखित में से कौन एक आयकर छूट नहीं है? किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र और लोक भविष्य निधि और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा किसान का। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो यह है बैंकिंग विभाग, यह आरबीआई का होता है, और बाकी व्यय है, राजस्व है, आर्थिक मामला है। पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे AFZPK, फिर 71 90 के। इसमें P दर्शाता है, यानी यहाँ पे इसको P दर्शाता है, तो क्या है यह? तो यह है व्यक्तिगत। पैन कार्ड का इसमें देखिए इसके बारे में बताया गया है कौन से कैसे कैसे होते हैं, पढ़ लीजिएगा उसको। फिर है, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो यह है पते का प्रमाण पत्र, उसमें पता नहीं लिखा होता है। वर्ष 2001 में प्रधानमंत्री ने 5 वर्ष के उत्पाद शुल्क अवकाश की घोषणा की है, तो यह भूकंप से बर्बाद हुए कच्छ जिले के उद्योगों के लिए है। फिर है, संघीय बजट 2000 ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए औद्योगिकरण को बढ़ावा देने हेतु कर अवकाश प्रदान किया है, तो यह है 10 वर्षों के लिए है। पंचायतों के राजस्व निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए, तो अब यहाँ पर है, वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान सही है, केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, ये भी सही है, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन, ये सही है, नाबार्ड सही नहीं है, राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटन, ये सही है। तो इस प्रकार हो जाएगा 1 2 3 4 हटा दीजिए, ऑप्शन नहीं हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 5। नेक्स्ट है, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है स्थानीय मेलों पर। सरकार के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। कर दरों में कटौती करना, सरकारी व्यय को बढ़ाना, उपदानों को समाप्त करना, उपादानों को। तो यह होता है कर और सरकारी के लिए है, बाकी नहीं। तो इसमें आर्थिक मंदी के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा राजकोषीय उद्दीपन पैकेज का भाग माना जाता है? तो यही 2 है, बाकी उत्पादन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है, तो यह होता है उपकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही बताना है, सही सुमेलित इसमें, तो यह हो जाएगा डी, आयात कोटा भौतिक नियंत्रण। अब है इसमें क्वेश्चन लास्ट है, ये इसको मिलान करना है। तो ओपन जनरल इंश्योरेंस, तो यह हो जाएगा विदेशी व्यापार। फिर ट्राइसेम, तो ट्राइसेम हो जाएगा रोजगार के लिए। थोक मूल्य सूचकांक है, तो ये होता है मुद्रास्फीति के लिए। नकदी रिजर्व अनुपात, यह होता है ऋण नियंत्रण के लिए। तो इस प्रकार ऑप्शन ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसे मिलान किया गया है। अब फिर यहाँ पर है, अब नेक्स्ट आता है आयोजन। तो चलिए इसको हम लोग करें नेक्स्ट वीडियो में। यह काफी बड़ा चैप्टर था, तो आप लोग इसको कई बार रिवीजन करिए। कई पार्ट में, 2 पार्ट 3 पार्ट में बनाया गया है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो बताइएगा कि आप लोग को ये सेशन कैसा लग रहा है। अगर आप लोग को कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग को इससे लाभ हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।